अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो इसमें मैं आपको एक ऐसा है कि मैं सारे टॉपिक्स के टॉपिकल करवा देता हूँ आपको, जिसमें मेटल्स हैं, लाइक जो इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप लोगों को मुश्किलें होती हैं। मेटल्स हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, इसी तरह से मोल्स हो गया, इसी तरह से बॉन्डिंग हो गया, और रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, सेपरेशन टेक्निक हो गया। तो ये है कि इसके मैं प्रिसाइज टॉपिकल्स करवा देता हूँ, तो उसके बाद फिर आप लोग जल्दी स्टार्ट कर लेना। ओके, तो ये है कि पहले से इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो मेटल से स्टार्ट लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में कहता है पीस ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद dilute hydrochloric acid. The resulting solution is then evaporated, leaving a solid मैग्नीशियम, यानी कि मेरे पास मैग्नीशियम मेटल है एंड इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जाहिर सी बात है कि बनेगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, फिर कह रहा है द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज देन इवेपोरेटेड, ओके, लीविंग अ सॉलिड रेजिड्यू ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास बच गया। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ कोवेलेंट सॉलिड इज फॉर्म्ड। नहीं भाई, ये मेटल और नॉन मेटल है ना, ये मेटल है या नॉन मेटल है? तो ये तो आयोनिक कंपाउंड है। ये तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ईच क्लोरीन एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन। ईच क्लोरीन एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन। तो आप जरा इसमें चेक करें, इसमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज -1, और Cl में भी जो क्लोरीन का चार्ज है दैट इज -1। तो -1 तो सेम है। -1 तो सेम है। जब -1 सेम है तो फिर क्यों कह रहा है कि ईच क्लोरीन एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन? नहीं, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा, क्लोरीन का तो चार्ज ही सेम है ना। ना वो लूज कर रहा है ना वो गेन कर रहा है। ईच मैग्नीशियम एटम लूजेस वन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रोसेस। मैग्नीशियम एटम लूजेस ओनली वन इलेक्ट्रॉन। भाई मैग्नीशियम एटम इज इन ग्रुप 2, सो ग्रुप 2 में जो भी होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं बल्कि दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सी भी गलत हो गया। ऑब्वियस बात है कि डी आंसर सही होगा, लेकिन कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। हाँ जी, ऐसा ही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज अ मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए आंसर क्या है आपके पास? डी आंसर है। Two statements about the structure and properties of metals are given. Statement 1, metals are malleable and have high melting point. Okay, metals have mobile electrons in their structure. अच्छा, मोबाइल का मतलब मूविंग होता है। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मूविंग, मूविंग। फिर कह रहा है व्हाट इज करेक्ट? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। हाँ जी, तो क्या सोचते हैं बेटा आप लोग, इसमें क्या है? सही कह रहा है, ऑप्शन ए सही कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये तो बात सही है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि मेटल्स मैलिएबल भी होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस वजह से होते हैं क्योंकि उनमें मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो बात सही है, बट ये कह रहा है स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ऐसा तो नहीं है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो मैलिएबल होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। सही है ना? क्योंकि बेटा डायमंड भी तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उसमें तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऐसा ही है। तो स्टेटमेंट ए तो तुम्हारी रॉन्ग है। फिर कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन। यस, दिस इज करेक्ट। फिर भी चेक कर लेते हैं हम। सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। इनकरेक्ट क्यों कह रहा है? इनकरेक्ट वाली तो चीजें बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अमोनियम नाइट्रेट? अमोनियम नाइट्रेट, देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसका। अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट। सो आपके पास एक नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। सो तीन तरह के एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट हैं। तीन तरह के एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट हैं। ओके जी, सो बी आंसर। The carbonates of metal, the carbonates of metals W, X and Y are heated. अच्छा जी, ओके। कार्बोनेट्स को जब हमने हीट किया तो कह रहे द रिजल्ट्स आर शोन। कलर ऑफ मेटल कार्बोनेट, कलर ऑफ मेटल कार्बोनेट, तो वाइट, ग्रीन, वाइट। कहता है कि जो W का है वो वाइट है, देन X का ग्रीन है और Y का वाइट है। गैस गिवन ऑफ विच लाइम वाटर क्लाउडी। अच्छा, जिसमें यस यस कह रहा है ना, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, तभी वो लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है। कलर आफ्टर हीटिंग, कलर आफ्टर हीटिंग येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, देन ब्लैक, देन नो चेंज।
These experimental results can be used to write statements about W, X and Y. स्टेटमेंट वन में ये क्या कह रहा है? स्टेटमेंट वन में ये कह रहा है कि द कार्बोनेट्स ऑफ W एंड X गेव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि W एंड X दे आर मेकिंग द लाइम वाटर क्लाउडी, तो मीन्स दैट इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। स्टेटमेंट मतलब ये तो बिल्कुल सही। चेक कर सकता। Metals X and Y are less reactive than metal Y. अब ये चेक करना पड़ेगा भाई कि ये रिएक्टिव हैं या नहीं है। ये कह रहा है X and Y are less reactive than metal Y. ओके बेटा, जब भी आपको इस तरह के कहें ना कि मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, तो हमें फिर पता है क्या देखना होता है? कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। देखो, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने का ये फायदा होता है कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया तो मतलब कि आपको वहां से रिएक्टिविटी पता लग सकती है ना? ऐसे ही है ना कि लेट्स सपोज लेस रिएक्टिविटी सीरीज में आपके पास कॉपर नीचे होता है और मैग्नीशियम ऊपर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस द कॉपर as the copper is less reactive, so more reactive metal is going to displace the less reactive metal. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिएक्टिविटी का हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं द कार्बोनेट्स ऑफ मेटल W, X एंड Y उनको हीट कर रहे हैं, तो कार्बोनेट के उससे तो मतलब रिएक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं है। तो स्टेटमेंट टू आपकी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट थ्री को चेक कर लेते हैं। एक्स कुड बी कॉपर। देखो ग्रीन है, ग्रीन है, और कह रहा है कि कलर आफ्टर हीटिंग। देखो जब आप कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हो ना, जब आप कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हो ना, पता है क्या मिलता है आपको? कॉपर का ऑक्साइड और कार्बन का ऑक्साइड यानी डाइऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना, वो ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। तो मतलब एक्स कुड बी कॉपर, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। सो 1 and 3 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, फिर कह रहा है द टेबल डिस्क्राइब्स टू प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द मेटल्स व्हिच रॉ शोज अ करेक्ट रीजन फॉर अ स्टेटेड प्रॉपर्टी। मैलिएबल क्यों है? द लेयर्स ऑफ मेटल एनायंस। भाई एनायंस कहाँ होते हैं मेटल में? कैटायंस होते हैं भाई, ये गलत। मैलिएबल, द लेयर्स ऑफ मेटल कैटायंस कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, conduct electricity. Metallic structure contain mobile anions. No, mobile electrons होते हैं। Metallic structure contain mobile cation. No, so option B is correct. Option B is correct. Okay, option B is correct. अच्छा जी, which statement about some metals and their compounds is correct? Calcium reacts with cold water but not with steam. भाई कैल्शियम दोनों के साथ रिएक्शन करता है। मैंने आप लोगों को जो थियोरेटिकल पोर्शन में करवाया था कि जो कैल्शियम है वो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है। खाला, नसीमा, का, माली, है ना? तो टॉप ऑफ द लाइन है ये। तो ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ, चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट हो। Then lead carbonate decomposes at a higher temperature than zinc carbonate. Lead carbonate is this. This is lead carbonate and this is zinc carbonate. Okay. अच्छा, जिंक और लेड कह रहा है कि लेड कार्बोनेट डिकम्पोजेज एट अ हायर टेम्परेचर। तो अब देखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में कि इनका प्रोटॉन नंबर क्या है, लेड का और जिंक का, या तो आप अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में देख लो। तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनके कार्बोनेट को जो है वो ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी अटैचमेंट कार्बोनेट से ज्यादा होती है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, है ना? तो वो भी ऊपर ही आता है, जिंक भी ऊपर ही आता है। है ना? खाला, नसीमा, का, मंगेतर, अली और जैन। तो जिंक तो अली के बाद आ रहा है, एल्यूमिनियम के बाद आ रहा है। तो ये रिएक्टिव है, तो इसको हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है लेड कार्बोनेट हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज होता है, तो ये गलत बात कर रहा है, ये गलत बात कर रहा है। ओके, फिर कह रहा है मैग्नीशियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉक्साइड बाय हीटिंग। मैग्नीशियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली विद कार्बन। तो मैग्नीशियम तो रिएक्टिव मेटल है ना, तो आप उसको मतलब कि कार्बन से जनरली हम इसको नहीं कर रहे होते हैं। मैग्नीशियम को तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम कर लेते हैं, और मैग्नीशियम तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो कार्बन से कैसे एक्सट्रैक्ट होगा वो? मतलब ये भी इम्पॉसिबल सी बात है।
Pure aluminum reacts with cold dilute hydrochloric acid. Pure aluminum, प्योर एल्यूमिनम यानी एल्यूमिनम को अगर आप HCl से रिएक्ट करवाओगे तो जाहिर बात है ये रिएक्शन करेगा, AlCl3 से रिएक्ट कर मतलब AlCl3 बना लेगा ये। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर कहता है एलिमेंट एक्स हैज अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटालिक बॉन्डिंग की बात कर रहा है ये। So which property will X have? It conducts electricity by the movement of ions. No, by the movement of electron होता है only. It has a high melting point. Okay. It is decomposed by electric current. No, decomposition नहीं होती है मेटल की। Decomposition का मतलब है कि वो ब्रेक डाउन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से कोई मेटल ब्रेक डाउन थोड़ी होता है। It is not malleable. क्यों भाई, मेटल तो malleable होते हैं। तो इसलिए बेस्ट आंसर इज बी, क्योंकि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Which diagram shows the structure of an alloy? हमने आपको क्या समझाया था कि alloys क्या होते हैं? They contain a mixture of metals. Mixture of metal का मतलब ये है कि different metals होते हैं और different metals have a different structure. So when different metals have a different structure, तो फिर उनके sizes भी different होंगे। जब size different होगा, ये तो एक ही size का है, ये तो एक ही size का है, not possible। ये तो graphite का structure है, ये तो ionic compound का structure है ना? This option is correct. तो इसलिए आपको चीजें याद होनी चाहिए बेटा, याद होना बहुत जरूरी है। ओके, याद किए बगैर, चीजें जहन में लाए बगैर ये क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। The equation shows some reaction taking place in the blast furnace in which reaction is an acidic property present in an ore removed. देखो acidic property क्या होती है बेटा? SiO2। SiO2 आपकी acidic property है। ओके, SiO2 आपकी acidic property है। तो कह रहा है कि किस इक्वेशन में आपकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो रिमूव हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं यार कौन से प्रोसेस में हमारी जो है वो एसिडिक इम्प्योरिटी रिमूव हो रही है। तो अगर आप ऑप्शन डी को देखें बेटा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास रिएक्टिंग विद SiO2। सो SiO2 सिलिका, SiO2। अब ये तुम्हें कैसे पता होना चाहिए, वो कुछ ऐसे कि जब SiO2 रिएक्ट करता है ना बेटा वाटर के साथ, जब SiO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये पता है क्या बनाता है? HCl बनाता है ये, HCl। और HCl का मतलब ये है कि SiO2 इज गोइंग टू प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन, है ना? एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये आपकी एसिडिक इम्प्योरिटी है, ये आपकी एसिडिक इम्प्योरिटी है। तो it can be removed by the reaction of SiO2 with calcium carbonate and it forms slag. It forms slag which can easily remove from this mixture. तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, which diagram correctly shows the conditions necessary for the rusting of iron and also the metal that can be used to prevent rusting by sacrificial protection? हाँ जी, क्या कहते हो भाई, क्या आंसर होना चाहिए? पहले को कह रहा है कि जो है वो आयरन, ऑब्वियसली आयरन की रस्टिंग होती है ना, तो कह रहा है कि कॉपर से हम उस रस्टिंग को सेव कर सकते हैं। भाई ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो, जर्मन शेफर्ड वाली। भाई आप जर्मन शेफर्ड से बचना चाहते हो अगर, तो आपके पास अगर कोई मीट पीस है तो वहां उसके करीब फेंक दो आप, और छप्पड़ में निकल जाओ साइड में से। तो मतलब कि जो भी चीज तुम उसको दो तो वो ऐसी होनी चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, जिससे जर्मन शेफर्ड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ताकि तुम बच जाओ। तो अगर आप आयरन को रस्टिंग से बचाना चाहते हो तो आयरन के ऊपर कोई ऐसा मेटल तो लगाओ जो उससे मोर रिएक्टिव हो। मतलब ये क्या कि तुमने उससे लेस रिएक्टिव मेटल लगा दिया तो भाई उस पर रस्टिंग तो वो उसको करेगा ही नहीं। मतलब तुमने, मतलब इसको तो यूं ही कर लो कि तुमने जर्मन शेफर्ड की तरफ जो है वो कोई ऐसी चीज फेंकी जो वो नहीं खाता, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होता, तो वो नहीं होगा ना अट्रैक्ट, तो वो डायरेक्ट तुम पे हमला करेगा। यानी तुम आयरन मेटल हो, तुम क्या हो? आयरन मेटल हो, और वाटर क्या है? जर्मन शेफर्ड है। यानी जिसकी वजह से रस्टिंग होती है, ऑक्सीजन हो या वाटर हो, वो जर्मन शेफर्ड है। तो भाई आप उसकी तरफ कॉपर रख रहे हो यार, कॉपर तो अनरिएक्टिव मेटल है, कॉपर तो रिएक्शन ही नहीं करता है, तो वो तो तुम्हारे आयरन को हीट कर देगा। तुम्हें तो अपने आयरन को बचाना है ना, तो वो कौन सा मेटल है जो सेक्रीफाइस करेगा अपने आप को आयरन के लिए? तो वो मैग्नीशियम होता है। अगर आपको याद हो, रस्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ एनी रिएक्टिव मेटल, एंड यू नो द रिएक्टिव मेटल इज मैग्नीशियम। सो बेटा ऑप्शन ए और सी तो कंप्लीटली रॉन्ग है, ऑप्शन ए और सी तो कंप्लीटली रॉन्ग है, बी और सी में बी करेक्ट।
अब बी में कह रहा है कि ऑक्सीजन ओनली। क्या रस्टिंग सिर्फ ऑक्सीजन से होती है, वाटर से नहीं होती है भाई? क्या रस्टिंग सिर्फ ऑक्सीजन से होती है, वाटर से नहीं होती है? तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन बी भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि उसने कहा O2 ओनली। क्यों भाई, क्यों O2 ओनली? ना 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 ना, ऑक्सीजन और वाटर दोनों से रस्टिंग होती है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। एलिमेंट एक्स हैज अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस। ओके, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, ऑप्शन बी था इसका। A lump of element X can be cut by a knife. During its reaction with water, X floats and melts. What is X? Floats and melts. Float का मतलब है कि low density. Floats का मतलब है कि low density. Reaction with water. Or element can be cut by a knife. Element can be cut by a knife, only group 1 metals. Only group 1 metals. Okay. So group 1 का कौन है यहाँ पर? पोटेशियम ही है, एक ही ऑप्शन है, that is D. That is correct. है ना? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे मतलब विद इन अ मिनट हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं लाइक वो आपसे आपका टाइम लेंगे वो। ओके, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब ये देखो इजीली हो गया। ग्रुप नंबर आपको पीरियोडिक टेबल तो गिवन होगा ना, तो पीरियोडिक टेबल को यूज करने की अपनी हैबिट बनाओ। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ए आंसर था इसका। रिपीटेड है, डी आंसर था इसका। रिपीटेड है, डी आंसर था इसका। यस। ओके, ये भी रिपीट हुआ है ना? ना, ये दूसरा है। Two statements about metals are given. Metal contain a lattice of negative ions. ये क्या बोंगी मार दी इसने भाई? नेगेटिव आयंस ना होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं। No, this is incorrect statement. The electrical conductivity of metal is related to the mobility of the electron in the structure. Yes, statement 2 is correct. Both statements are correct. क्या कह रहा है भाई? Both statement नहीं भाई, statement 1 is correct. No भाई, क्या हो गया? B आंसर है। Statement 2 is correct, but statement 1 is incorrect. A power cable requires an element that conducts electricity. जाहिर बात है। Okay, इसमें भी कोई वो है। Has a relative low density. Okay, is resistant to aerial oxidation. अच्छा, एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब पता है क्या होता है? कि जो मतलब आपका उस चीज को एयर ऑक्सीडाइज कर दे। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब तो खैर वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से रिलेटेड है ये सारी चीजें, लेकिन मतलब कहने का ये है जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब क्या क्या क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए कि वो हम उनको एज अ पावर केबल यूज करते हैं। तो ये तीनों क्वालिटीज इसके अंदर होनी चाहिए कि उसकी एरियल ऑक्सीडेशन ना हो, रिलेटिव लो डेंसिटी हो, ताकि वो ऑब्वियस बात है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, हैवी होगा तो टूट के गिरने का खतरा है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियस सी बात है जिसका वो पर्पज है। इलेक्ट्रिकल वायर का क्या है मतलब? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो, तभी हम उसको एज एन इलेक्ट्रिकल वायर यूज करते हैं। तो ये तीनों क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। टू स्टेटमेंट्स अबाउट मेटल्स आर गिवन। ओके, रिपीटेड है, सो डी आंसर था इसका, है ना? Which metal M is displaced from aqueous M nitrate by copper? अच्छा जी, ओके, फिर क्या कहता है कि which statement about metal M is M and its compounds is correct? तो आइए जरा देखते हैं हम पहली स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट 1 इसकी कहती है कि मेटल कार्बोनेट इज स्टेबल व्हेन हीटेड। मेटल कार्बोनेट इज स्टेबल व्हेन हीटेड। भाई मेटल M इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एक्वस मेटल नाइट्रेट बाय कॉपर, यानी कि दिस इज द कॉपर एंड दिस इज मेटल का नाइट्रेट। कहता है कि जब वो होता है डिस्प्लेसमेंट तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि कॉपर डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, मेटल एम को उसने बाहर निकाल के फेंक दिया। बिकॉज द कॉपर इज मोर रिएक्टिव एंड द मेटल इज द लेस रिएक्टिव। मुझे नहीं पता ये मेटल कौन है। ओके, बट देखते हैं। कह रहा है मेटल कार्बोनेट, यानी इसकी बात कर रहा है कि इज स्टेबल व्हेन हीटेड। नहीं, ये तो लेस रिएक्टिव है ना, ये तो लेस रिएक्टिव है ना बेटा। तो लेस रिएक्टिव तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं ना, हमने पिछले आपको एमसीक्यू में भी ये बात समझाई।
तो जो स्टेबल होते हैं वो तो मुश्किल से ब्रेक डाउन होते हैं। ये तो कह रहा है कि व्हेन हीटेड तो वो स्टेबल है, ये तो लेस रिएक्टिव है, तो ना, गलत है ये स्टेटमेंट। बी के बारे में कह रहा है मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस टू एम बाय हीटिंग विद कार्बन। मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस टू एम बाय हीटिंग विद कार्बन। यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि बेटा ये लेस रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कार्बन, है ना। कार्बन जो है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये मेटल के बारे में आया है कि ये लेस रिएक्टिव है। कॉपर से कम रिएक्टिव है ये। कॉपर तो बिल्कुल ही नीचे होता है। बात समझ रहे हो? कॉपर मतलब अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज में आओ, अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज में आओ तो खाला, नसीमा, का, मंगेतर, अली, जैन, पप्पू, हैदराबाद से, समझ रहे हो, कॉपर तो नीचे आ रहा है यार। अभी तक कॉपर नहीं आया भाई, कॉपर तो नीचे आ रहा है। कॉपर से भी कम रिएक्टिव है ये मेटल, कॉपर इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इतना नल्ला मेटल इसको डिस्प्लेस कर रहा है यार। तो पक्की बात है कि ये ऐसा मेटल है जो कार्बन तो इसको बड़ी आसानी से रिड्यूस कर सकता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट स्टेटमेंट चेक कर लो आगे, मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों भाई, क्यों? क्यों? कॉपर से भी नल्ला मेटल है, HCl से क्यों रिएक्ट करेगा वो? कॉपर ही इतनी मुश्किल से करता है रो रो के, तो कॉपर रिएक्शन कर रहा होता है HCl से, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। मेटल रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड टू जिंक ऑन हीटिंग। नहीं भाई नहीं, जिंक ऑक्साइड को मतलब जिंक में चेंज कर रहा है, इतनी जरूरत इस मेटल के अंदर कि वो जिंक ऑक्साइड को जिंक में चेंज कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकाल के फेंक रहा है। इतना नल्ला मेटल कैसे जिंक ऑक्साइड को जिंक बना सकता है? तो इसलिए ऑप्शन बी सबसे सूटेबल आंसर है। The diagram show the arrangement of particles in three solids X, Y, and Z. The three solids are krypton, potassium, and sodium chloride. Okay, which row correctly identifies X, Y, and Z? देखो X आपका कुछ आयोनिक कंपाउंड सा लग रहा है ना, और आयोनिक कंपाउंड का लैटिस स्ट्रक्चर होता है, लैटिस ऑफ positive and negative ions held together with a very strong electrostatic force of attraction. तो Y एक मेटालिक बॉन्ड लग रहा है, Z इज अ मेटल, प्योर मेटल। तो बेटा Z तो प्योर मेटल है, तो प्योर मेटल तो पोटासियम पोटासियम है, पोटासियम पोटासियम है, तो बी और सी में से कोई करेक्ट हो सकता है। अच्छा जी, Y तो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड तो सोडियम क्लोराइड होता है ना। आयोनिक कंपाउंड तो सोडियम क्लोराइड होता है। ओ सॉरी यार, ये तो मेटालिक बॉन्ड है ना, माय गॉड, ये तो मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड तो आपका अल्लाह भला करे मेटल में होता है। मेटालिक बॉन्ड किस में होता है? मेटल में होता है। तो अब क्या करें? मेटल कहाँ से लाएं? अच्छा, जो जिंक है ना, वो जो जी है ना आपका, जी, ये जो जी है ना आपका, ये तो आप यूं समझ लो कि सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये तो। ऐसे ही होते हैं ना सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, या सिंपल आप कोवेलेंट स्ट्रक्चर की बात कर लो तो वो कुछ ऐसे ही रह रहे होते हैं। मेटल्स में ऑपोजिटली होते हैं ना, आयंस चार्ज होते हैं, पॉजिटिव कैटायन एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो कंफर्म मेटल है 100%। ये कंफर्म आयोनिक सॉलिड है। ओके, तो आयोनिक सॉलिड कंफर्म है, आयोनिक सॉलिड कंफर्म है, तो हम एक काम करते हैं, आयोनिक सॉलिड एक्स है। तो बेटा ए और बी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्स में दो आयोनिक सॉलिड आपके पास लिखे हुए, एक सी है और एक डी है, ऐसे ही है। अब आगे कंफर्मेशन करते हैं, वाई, वाई तो मेटल है, तो मेटल तो पोटेशियम होता है। 100% डी ऑप्शन इज करेक्ट। 100% डी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है। तो आप गलत को देख लो, आपको सही पता लग जाएगा। कितना मतलब इन्होंने कितनी कितने क्लियर हिंट दिए इस क्वेश्चन में। ये आयोन, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ उस बच्चे को ये पता लगेगा जिसको पहले से पता है कि आयोनिक कंपाउंड कैसा होता है, मेटालिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सिर्फ उन लोगों को पता लगेगा। याद रखिएगा ये बात। ओके, so brass is an alloy. Okay, which statement about brass is correct? It contains a sea of electron. Brass, sea of electron. Brass is an alloy. Obvious सी बात है, brass जो है वो alloy is a mixture of metals, right? Alloy is a mixture of metals. So yes, sea of electron तो होता ही है। It contains positive and negative. नहीं भाई, negative ions कहाँ से आ गए यार? नहीं 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 नहीं, positive ions होते हैं। It is a compound. Compound नहीं होता, mixture होता है। Okay, chemical reaction नहीं होता। ओके, इट इज अ कंपाउंड ऑफ टू, नहीं ना भाई, ऑप्शन ए इज द सूटेबल आंसर। ओके, हो गया जी, डन हो गया।
Which statement about the reactions of some metals and metal compounds is correct? Copper. Reactions of some metals and metal compounds is correct. Copper reacts with dilute hydrochloric acid. नहीं, copper unreactive metal है, okay? To form hydrogen. अच्छा जी, आइए जरा फिर आगे कहता है कि सोडियम ऑक्साइड इज रिड्यूस टू सोडियम मेटल बाय हीटिंग विद कार्बन। नहीं भाई, कार्बन तो उन मेटल्स को रिड्यूस कर सकता है जो उससे लेस रिएक्टिव हो। सोडियम तो बिल्कुल ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। कार्बन की इतनी हैसियत नहीं है कि वो सोडियम को रिड्यूस कर सके। जिंक कार्बोनेट इज मोर थर्मली स्टेबल देन सोडियम कार्बोनेट। नहीं ना, जिंक तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है ना, सोडियम ऊपर होता है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो मोर थर्मली स्टेबल होना चाहिए, मतलब मुश्किल से टूटना चाहिए उसे। जिंक डिस्प्लेसिस कॉपर। जिंक डिस्प्लेसिस कॉपर, यानी इसके कहने का मतलब ये है, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट अगर आप लेते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, तो जब आप CuSO4 का रिएक्शन करवाते हो ना, CuSO4 का जब आप रिएक्शन करवाते हो तो वो कह रहा है कि जिंक रिप्लेस कर सकता है, यानी कि कुछ ऐसा Zn plus CuSO4, so zinc can easily displace copper क्योंकि zinc is more reactive than copper, तो इस तरह करना इसके लिए पॉसिबल है। Which metal is used in the galvanizing of iron? Which metal is used in the galvanizing of iron? तो वो तो बिल्कुल जनरल सी बात है, कॉमन सी बात है। जिंक से हम गैल्वनाइज करते थे उसे। हम क्या करते थे? जिंक से उसे गैल्वनाइज करते थे आयरन को, ताकि उस पर रस्टिंग। Iron is obtained in the blast furnace from the ore hematite. Which process takes place in the blast furnace? Calcium carbonate is used to remove acidic impurities. Coke is reduced to carbon dioxide. Hematite is oxidized by carbon monoxide. Hematite undergoes thermal decomposition. Hematite is Fe2O3, right? Hematite is Fe2O3, so it reacts with carbon monoxide to form iron and carbon dioxide. तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया और आयरन ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया, ओके। और एक ये भी हो रहा होता है इसमें, और फिर ये भी हो रहा होता है, ओके। तो कार्बन मींस कोक इज ऑक्सीडाइज्ड, ये तो कह रहा है रिड्यूस्ड, गलत। हेमाटाइट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, हेमाटाइट तो रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी गलत। हेमाटाइट अंडरगोस थर्मल डीकम्पोजिशन, हेमाटाइट खुद थोड़ी टूट रहा है, थर्मल डीकम्पोजिशन थोड़ी हो रही है, उसको तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि ऑप्शन ए में क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता था कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता था SiO2 से, जो एसिडिक इम्प्योरिटी और स्लैग बनाता था। इससे पहले भी हमने एक MCQ में ये काम किया है, ओके। चलेगी, आइए जरा आगे। एल्यूमिनियम इज अ ग्रुप 3 एलिमेंट, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलिसिस, यानी जब हम Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें एल्यूमिनियम मिलता है। The position of aluminum in the periodic table indicates that its aqueous ion is likely to be colorless, क्योंकि aluminum is in group 3, this is not a transition metal, right? So colorless वाले दो ऑप्शन है, एक C है और एक D है, A और B तो colored लिखा हुआ है। In method of extraction, its method of extraction indicates that aluminum is dashed in the reactivity series, which words complete gaps 1 and 2. देखो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्टिव मेटल की होती है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम की पोजीशन है क्या वैसे? खाला, नसीमा, काम, अंगेतर, और उसके बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपका मेटल है, इसकी पोजीशन जो है वो हायर है, लोअर नहीं है, हायर है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, डी आंसर था इसका। ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है।
ओके ना, ये नहीं है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स अ मेटल दैट हैज अ रिलेटिवली लो डेंसिटी। जाहिर सी बात है, डेंसिटी लो होनी चाहिए उसकी, अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है वो भी, और इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन। यस, ये दोनों चीजें उसके लिए जरूरी हैं। तो which these condition does aluminum satisfy? एल्यूमिनियम तो दोनों है इसके लिए बेटा, 1 and 2। ओके, आइए जरा हम इसके थियोरेटिकल पोर्शन को करते हैं। अच्छा जी, सो आइए जरा थियोरेटिकल पोर्शन इसका यहाँ से स्टार्ट है। एल्यूमिनियम इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक कंटेनर्स फॉर फूड because it does not react with water. Okay, state and explain in terms of its properties one of the large scale use of aluminum. इसका एक लार्ज स्केल आपको बता दूं बेटा, तो इसका लार्ज स्केल आप ये लिख लो कि ये एयरक्राफ्ट में यूज होता है, एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में यूज होता है। ओके, और एक्सप्लेनेशन इसकी आप ये दे दो कि कितने मार्क का है, एक ही मार्क का क्वेश्चन है ना। हाँ, तो इट हैज अ लो डेंसिटी, एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो लो है। ओके, लाइट इन वेट है। वाई एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, है भाई, क्या होता है ऐसा? तो अगर आपको याद हो बेटा, बात बताइए कि की एक लेयर हो जाती है, लेयर आ जाती है जो उसको प्रिवेंट कर रही होती है ना, एज अ कोटिंग एक्ट कर रही होती है वो, और वो उसको अलाउ नहीं करती कि वो वाटर से रिएक्ट करे। बात समझ रहे हो? तो वो ऐसी लेयर है कि वाटर में पेनिट्रेट भी नहीं कर सकता है, कि वो पेनिट्रेट कर जाए और फिर एल्यूमिनियम की सरफेस तक वो पहुंच जाए और वो रिएक्ट कर ले। यानी आप इसको यूं समझ लो कि ये आपके पास एल्यूमिनियम का मेटल है। ओ वेट, ये आपके पास एल्यूमिनियम का मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, और ये जो है ना, ये इस पर कोटिंग हुई हुई है इसके ऑक्साइड की। तो अब ये वाटर है, ये क्या है? वाटर है। अब ये रिएक्शन करने के लिए आना चाह रहा है, ये रिएक्शन करने के लिए आना चाह रहा है। अब इसको इस मेटल तक पहुंचना है, अगर ये पहुंच गया तो रिएक्शन कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन मसला पता है क्या है, कि ये कोटिंग इसको अंदर नहीं आने दे रही, इसको अलाउ नहीं कर रही है। यहाँ से आता है फिर भी नहीं आने देती, फिर भी नहीं आने दे रही। नहीं 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 नहीं, अलाउ ही नहीं कर रही उसे। तो भाई आप वो यही तो पूछ रहे हैं यार, वो रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है? तो आप लेयर ऑफ, ओके, impermeable water, like prevents react with water, prevent to react with water। ओके, फिर क्या कहता है कि डिस्क्राइब विद द एड ऑफ अ लेबल डायग्राम। तो लेबल डायग्राम ऑफ लेड। तो बेटा मेटालिक बॉन्डिंग तो आपको पता है, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? जब भी आपसे स्ट्रक्चर आपसे पूछे बेटा, आप क्या करो, आप क्या करो, आप ये करो, ऐसे, फिर ऐसे। ओके, ऐसी एक और लेयर बना दो आप, ऐसे ही आप क्या करो, एक और लेयर बना दो। ये मैंने एक और लेयर बना दी। ये आपके पास है कैटायन, 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 सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेड पे जनरली +2 का चार्ज होता है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है। ओके, बेसिकली वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है। तो अब मेटालिक बॉन्डिंग में जो अट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन कैटायन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, कैटायन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये आपका मेटालिक बॉन्डिंग हो गया। फिर क्या कहता है, give two physical properties of lead that are characteristics of all metals।
भाई सारे के सारे मेटल्स आर मैलिएबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो ग्रुप वन के मेटल्स होते हैं उनके तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी ना लिखो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी ना लिखो कि जो किसी मेटल के लिए तो सही हो लेकिन किसी दूसरे मेटल के लिए वो सही ना हो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ग्रुप वन की बात कौन करेगा? तो आपको सबको साथ लेके चलना है। ओके, हाँ आइए जरा। फिर कहता है डिस्क्राइब द फंक्शन इन द ब्लास्ट फर्नेस। डिस्क्राइब द फंक्शन इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो अब हमें क्या करना है बेटा इसमें, कि सबसे पहले तो आपको ये पूछ रहा है कि कोक का क्या काम होता है, कोक का। तो अगर आपको याद हो ब्लास्ट फर्नेस का पूरा प्रोसेस कि हम उसमें क्या क्या कर रहे होते थे, सबसे पहले तो बेटा आप उसमें डालते थे कोक, और डालते थे आप साथ साथ लाइमस्टोन, और आप उसमें डालते थे और क्या डालते थे आप उसमें, अल्लाह आपका भला करे, तीन चीजें हम उसमें ऐड करते थे ना। एक आप कोक डालते थे, हाँ एक हेमाटाइट होता था आपके पास, एक क्या होता था आपके पास, हेमाटाइट होता था। तो अब सबके पर्पस क्या है, आपको वो लिखना है कि क्या क्या चीजें हम क्यों क्यों यूज करते थे। तो कोक हम इसलिए डालते थे बेटा कि कोक रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। ओके, एक तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ओके, क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं कि कोक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कोक reacts with oxygen to produce carbon monoxide, to produce carbon monoxide। अच्छा, दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि it reacts with oxygen to produce energy, to provide energy for the reaction, to provide energy for the reaction। एक ये भी इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, क्योंकि कंबशन हो रही है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी से फर्दर हम आगे काम करेंगे। तो ये भी आप लिख सकते हो। लाइमस्टोन किस लिए डाला था भाई? लाइमस्टोन ताकि वो डिकम्पोज हो, आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिले, और कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से रिएक्शन करके स्लैग बनाए और वो एसिडिक इंप्योरिटी को वहां से रिमूव कर सके। सो लाइमस्टोन decompose decomposes to give calcium oxide, which remove impurity। हॉट एयर, हॉट एयर हमने ब्लो करवाई थी ना, हॉट एयर। तो हॉट एयर बलून कह रहा हूँ, हॉट एयर हमने इसलिए ब्लो करवाई थी कि ये जो कोक होता है ना, कोक इट नीड्स ऑक्सीजन, यू नो इट नीड्स ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम द हॉट एयर दैट वी आर ब्लोइंग इनटू द ब्लास्ट फर्नेस। तो वो ताकि ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाए और कार्बन आपका बर्न हो, और यू कैन हैव द ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ओके, यू कैन हैव ऑक्साइड ऑफ कार्बन। सो हॉट एयर बेसिकली provides hot air provides oxygen for coke to burn and give carbon dioxide। okay, ओ रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो पार्ट ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज इज शोन। ओके भाई, आसान है, पार्ट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आपने दे दिया है। सो पार्ट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज इन्होंने आपको दे दिया है, और वो आपसे पूछ रहा है प्रिडिक्ट द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन क्रोमियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। है भाई, व्हेन क्रोमियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो Cr, क्रोमियम इज Cr। बेटा जब Cr आपका रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हम करवा के देख लेते हैं जरा। Cr is chromium and it's reacting with hydrochloric acid, that is HCl. It's going to give you chromium chloride, that is the CrCl3। जनरली Cr chromium जो है वो
इसका चार्ज +3 होता है। सो ये क्या बनाएगा? क्रोमियम क्रोमियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रोमियम क्लोराइड। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्योंकि हमने आपको एसिड बेस वाले चैप्टर में क्या बताया था, जब भी आपका एसिड किसी भी मेटल से रिएक्शन करता है तो दो चीजें बनती हैं, एक बनता है सॉल्ट और एक बनता है हाइड्रोजन गैस। Powdered zinc is added to aqueous chromium ions like Cr3 plus. Construct an equation with the state symbols for this reaction. Ionic equation बनानी है आपको, ionic equation बनानी है आपको, ओके। तो हम एक काम करते हैं, पहले फुल इक्वेशन बना लेते हैं। फुल इक्वेशन यहाँ बना लेता हूँ। जिंक जिंक क्रोमियम क्लोराइड, ओके। देन क्या हुआ? जिंक क्लोराइड एंड देन आपके पास क्रोमियम सेपरेट हो गया। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है बेटा। ये भी एक्वस है और ये भी क्या है? एक्वस है। हमने आपको क्या सिखाया था कि एक्वस एक्वस वाली चीजों को आप ब्रेक डाउन कर देते हो। मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। जब भी ब्रेक डाउन करोगे, फर्स्ट पॉजिटिव होगा, सेकंड नेगेटिव होगा। Cl से Cl कैंसिल, क्या बचा? जिंक क्रोमियम 3+, ओके, जिंक 2+, and then chromium, that is the solid, aqueous aqueous solid। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं इसे हम। तो यहाँ पर आप नीचे वाला बैलेंस करो ना पहले। तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया, 2 3 2 बोल के 3 लगा दिया। यहाँ मैंने 3 लगा दिया तो 3 जिंक हो गया, यहाँ से 3 लगा दिया। जिंक 3 2 6 हो गया, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यहाँ भी बैलेंस कर दो ना यार इसे, यहाँ भी बैलेंस कर दो, यानी कि यहाँ पर। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, ओके। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग मेटल्स। हम मेटल्स को रिसाइकल करते हैं, कह रहा है कि उसका एडवांटेज क्या होगा उसको रिसाइकल करने का, है भाई? क्या कहते हो कि मेटल को रिसाइकल करने का फायदा क्या होता है? यस, कोई आइडिया हो तो बताइए जरा। मेटल को रिसाइकल करने का क्या फायदा होता है? किसी के जहन में कोई आइडिया आ रहा है तो बताओ जल्दी से, फटाफट, शाबाश। देखो, सबसे आसान बात, सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है आपकी एनर्जी सेव होती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी एनर्जी सेव हो जाती है। वरना तो आप दोबारा मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे और मतलब कि आप उसको हीट करोगे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, मतलब आपको इतनी सारी चीजें दोबारा से करनी होंगी। तो बेहतर ये नहीं है कि तुम उसी को रिसाइकल कर लो यार, क्या कहते हो? है ना? आसान सी बात है ना, आप उसी को रिसाइकल कर लो। आप क्यों इतना ख्वारी उठा रहे हो? When heated in air, आयरन पायराइट दैट इज FeS2। अच्छा, पहले से भी फॉर्मूला वो बता देगा, जो बताने के होंगे, जो बताने के होंगे ना बेटा, वो बता देगा। ये मैं आपको बता दूं, बात सही है ना? जो नहीं है वो नहीं बताएगा। जैसे इसी में हमने एक MCQ किया अमोनियम नाइट्रेट का, भाई नहीं बताया ना उसने फॉर्मूला। कुछ पता भी होने चाहिए ना बेटा, कुछ याद भी रखो ना चीजें। तो कह रहा है कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन बहुत बेबी क्वेश्चन होते हैं, सारा तो बता दिया उसने आपको। कह रहा है कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और FeS2 और आयरन ऑक्साइड, ये तो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ये तो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये कैसे बनते हैं? जब FeS2 रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। हीटेड इन एयर का मतलब यही होता है कि रिएक्ट विद ऑक्सीजन। बैलेंस कर दो यार इसे अब। बैलेंस 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 कैसे करें, कैसे करें? सल्फर यहाँ पर 2 है, वहां पर 1 है, तो मैं अगर यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो 2 to the 4 हो गया, और ये 2 हो गया, और आयरन 2 है,
आयरन 2 यहाँ लगाऊं तो ये 2 आयरन हो गया, Fe2 टू द 4 हो गया, तो फिर यहाँ मुझे सल्फर 4 होना चाहिए। सल्फर सल्फर 4 होना चाहिए यहाँ पर। क्या कहते हो, सही कह रहा हूँ? तो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। FeS2 प्लस O2 एरो Fe2O3 प्लस SO2। तो इसको आप तो एक काम करो, इसको 2 कर दो, 2 टू द 4 हो गया, तो यहाँ आप 4 लिख दो। ऑक्सीजन कितना हो गया, सल्फर 8 हो गया, यहाँ 8 लगा दो, तो 8 टू ज 16, 2 3 ज 6, ऑक्सीजन 22 हो गए, तो यहाँ 11 लगा दो। ये बैलेंस्ड इक्वेशन। Predict the names of the products formed when manganese reacts with dilute hydrochloric acid. Manganese is Mn. It's going to react with HCl. It's going to produce manganese chloride, that is MnCl2 plus hydrogen gas. तो आपको तो नाम लिखना है ना भैया, आपको तो नाम लिखना है। तो इसका क्या नाम हो गया, मैंगनीज क्लोराइड। क्या नाम है इसका, मैंगनीज क्लोराइड। और आपके पास क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। ओके, मैंगनीज क्लोराइड और क्या बन गया आपके पास, हाइड्रोजन गैस बन गई है। ओके जी। सैंपल ऑफ मैंगनीज कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो मैंगनीज कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो Mn का ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कंस्ट्रक्ट एन आयोनिक इक्वेशन विद स्टेट सैंपल्स। बिल्कुल वैसे ही काम करो दोबारा। पाउडर्ड मैंगनीज इज एडेड, लाइक मैंगनीज इज अ सॉलिड to zinc sulfate, so ZnSO4, so manganese sulfate is going to form, यानी कि MnSO4 एंड जिंक अलग हो गया। आपको तो आयोनिक बनानी है, सल्फेट से सल्फेट कैंसिल, क्योंकि इनके नीचे ही एक्वस लिखा हुआ है, ये दोनों सॉलिड है। तो क्या बना, Mn एज इट इज, Zn सल्फेट में Zn2 प्लस है, MnSO4 में Mn2 प्लस है, और Zn सॉलिड एज इट इज आ गया। ओके। Why a piece of aluminum with water in water does not react? बेटा सेम हमने आपको बता दिया कि वो उस पे एक ऑक्साइड की लेयर होती है जो उसको फर्दर प्रिवेंट कर रही होती है रिएक्शन करने से। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन जो है बेटा वो बार बार नजर आएंगे, तो एक की प्रैक्टिस आपको करनी है बहुत ज्यादा। तो मैंने आपको मेटल का आइडिया दे दिया, आपका हाथ पकड़ के मैंने आपको चलना सिखा दिया है। गाड़ी जब चलने लग जाती है ना, बंद गाड़ी, भाई रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, खड़ी हो गई गाड़ी, मैं आपको बोलूं धक्का लगाओ तो बहुत मुश्किल होगी आपको, क्योंकि जब जब वो खड़ी हुई होती है ना गाड़ी, उसको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए चलने के लिए। अब 2-3 लोगों ने धक्का लगाना शुरू कर दिया, बीच में आप भी आ गए, आपने भी धक्का लगा, तो आपको इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ी। तो हमने आपको चला दिया है मेटल में, इसकी प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप ग्रुप में सेंड करें, इंडिविजुअल मुझे बता दें आप, तो मैं आपकी क्वेरी को क्लियर कर दूंगा। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल है, बॉन्डिंग है, सेपरेशन टेक्निक है, तो वो मैं आपको जो है वो मैं भेज देता हूँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।